हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 242 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हाब्स का, ऑप्शन बी है लॉक का, ऑप्शन सी है रूसो का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, रूसो का। यह कथन किसका है? रूसो का है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा रूसो का। यह कथन है, आंसर है रूसो। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो एक कथन रूसो का था। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो क्या प्रयत्न करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना प्रयत्न करता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का सामान्य अर्थ राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजिस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया है कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों के पालन के लिए बाध्य है। तो इस तरह आप व्याख्या देख लीजिए। अब आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ प्रमुख संप्रभुता राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है हाब्स, ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन डी है लॉस्की। तो 43 का आंसर जाएगा दोस्तों बी के साथ, हाब्स ने किया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? तो हाब्स महोदय ने किया है। आगे देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। हाब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता को संविदा करती है। इस प्रकार जो जनता है वो आपस में संविदा करती है। उसके एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से संप्रभु संपन्न है। उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हाब्स का, बी है रूसो का, सी है लॉक का, डी है आपका टी.एच. ग्रीन का। तो आंसर हो जाएगा लॉक का। यह कथन किसका है? तो लॉक महोदय का है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये किसका कथन है? तो लॉक महोदय का है। व्याख्या देख लीजिए। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। सभी मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे।
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार उस समय प्रचलित थे। लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकाशील प्राणी मानता है। उसके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है तथा मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सद्गुण, सहानुभूति आदि गुणों से क्या है, युक्त है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यह किसने लिखा कि हंस की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। यह किसने कहा है कि हंस की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है, यहाँ पे हंस नहीं रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हाप्स रहना चाहिए, यहाँ पे हाप्स रहना चाहिए। हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए है स्पिनोजा ने, बर्नार्ड शॉ ने, बार्कर ने, गार्नर ने। तो आंसर हो जाएगा आपका 45 का ए के साथ जाएगा स्पिनोजा ने। स्पिनोजा ने कहा कि जो हाप्स का प्राकृतिक दशा का दैत्य जो है वो मनुष्य कभी नहीं हो सकता। व्याख्या देख लीजिए। स्पिनोजा लिखता है कि हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा वक्तव्य या कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों से रक्षार्थ हुई है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, बाकी के सब गलत हैं। व्याख्या देख लीजिए। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसीलिए मार्क्स राज्यविहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। आगे देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो कौन सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत। जो ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत है वो सबसे अधिक मान्य है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियों, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्विक की तरफ अग्रसर है। बर्गेस के अनुसार मानव प्रकृति की सार्वभौम सिद्धांत की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो आंसर आपका सी है दोस्तों, जो बी है ये सी है, विकासवादी सिद्धांत। इसको मान लीजिए ऊपर नीचे हो गया है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत को। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर आपका है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है। तो किसने विकास का परिणाम माना है। तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत ने क्या माना है, राज्य के उत्पत्ति का एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है कि राज्य की उत्पत्ति इसी तरह हुई है। आगे देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना जाता है। क्वेश्चन वही है, बस उसका लैंग्वेज बदला गया है, टर्म बदल दिया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है
उसको देखते हैं। ऊपर हमने बता चुका है, जिसको बताएं उसको नहीं बताएंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो कौन सा सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। कौन सिद्धांत सबसे सही है? तो विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो काल्पनिक नहीं है, बाकी के सब हो जाएंगे। तो आपका जो 53 का जाएगा वो सी के साथ जाएगा, का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसका व्याख्या देख लीजिए आपका, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास का मुख्य चरण स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति एवं नागरिकता है। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैविक मानता है, न ही बल प्रयोग द्वारा स्थापित तथा न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित मानता है। यह राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैविक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। तो जॉन लॉक ने किस चीज का समर्थन किया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। तो जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लीजिए। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंधन का विवेचना किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो वह प्राकृतिक अवस्था में उपयोग करता है उसके पास ही रहते हैं। अतः लॉक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। लॉक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग किया, तो किस आधार पे किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य के न्याय संगत ठहराने के लिए। उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग किया है। व्याख्या देख लीजिए। लॉक का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दासता का पट्टता न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी। ट्रस्ट का अर्थ समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंधन को मानता। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों को विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।